Hello everyone, welcome back to my channel NCRT Adda. So here we have taken chapter number 5 of class 8th, that is fuel combustion and flame. So this chapter is from Zoom in Science publication and today we are going to start with this one. Okay, so before starting of our chapter, I would like to say that if you are new on my channel or you haven't subscribed, just please subscribe my channel and please click the bell icon also. ओके सो इस चैप्टर में अभी हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं. वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द क्लासिफिकेशंस ऑफ फ्यूल, फॉसिल फ्यूल्स, कंबशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, फ्लेम के बारे में पढ़ेंगे और हिस्ट्री ऑफ कैंडल्स के बारे में भी पढ़ेंगे और उनके अलग अलग जोन्स के भी बारे में हम लोग इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ने वाले हैं. ठीक है. सो अगर हम इस चैप्टर के बारे में समझे तो फ्यूल क्या है, फ्यूल क्या है. ठीक है. और कंबशन क्या है. ठीक है. और फ्लेम क्या है. ठीक है. और अगर इन तीनों का जिस निकालें तो क्या होता है. देखिए, फ्यूल एक ऐसा मटेरियल है जिसको अगर हम जलाते हैं तो हमें हीट और लाइट मिलती है. ये आप कह सकते हैं इट इज़ अ सोर्स. फ्यूल क्या है. फ्यूल इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी. ठीक है. जिससे हम हीट एनर्जी हमें मिलती है. ठीक है. कंबशन का मतलब कि इसी फ्यूल को जब हम जलाते हैं तो वही हमें जब हम फ्यूल को जलाएंगे तो उसके बाद ये जो बर्निंग सब्सटेंस है. ठीक है. बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इज़ कॉल्ड कंबशन. अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं कि कंबशन क्या है तो कंबशन क्या है. बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस. किसी को भी बर्न किया तो उसको हम बोलेंगे कि दैट इज़ अ कंबशन. लेकिन you are going in higher classes, so this definition will not be you can say suitable for this class. ठीक है. अगर 8th क्लास के हिसाब से देखें तो this will be a very आप कहते हैं ना कि बहुत ही छोटे बच्चों वाली एक डेफिनेशन हो जाएगी. ठीक है. आप समझने के लिए याद कर सकते हो कंबशन का मतलब क्या है. बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस. लेकिन इसकी जो डेफिनेशन आएगी कंबशन की वो क्या आएगी कि कंबशन इज़ डिफाइंड एज केमिकल चेंज. मतलब एक केमिकल चेंज टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन विच बोथ हीट एंड लाइट इज प्रोड्यूस्ड एट द सेम टाइम और एंड कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस इज ऑल्सो चेंज्ड. अब इस डेफिनेशन का मतलब क्या हुआ कि कंबशन एक ऐसा केमिकल चेंज है जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है. ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई भी चीज़ जलती है तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलती है. ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में तो नहीं जल सकती है ना, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है. इन्फ्लेमेबल गैस है. ठीक है. तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई भी चीज़ जलती है. ठीक है. ये कंबशन को आप कहते हैं ना कि ये कंबशन को हेल्प करता है. ठीक है. ये कंबशन को सपोर्ट करता है. ठीक है. तो एक ऐसा केमिकल चेंज जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो और दोनों हीट और लाइट प्रोड्यूस करें एट द सेम टाइम. जैसे मान लीजिए कि आपने कैंडल जलाया तो उसमें से हीट भी प्रोड्यूस होगी और लाइट भी प्रोड्यूस होगी. ठीक है. एंड कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस इज ऑल्सो चेंज. कंपोजिशन भी चेंज हो रहा है. कैसे. अब इसमें से जो गैस निकल रही है वो CO2 गैस निकल रही है. गैस निकल रही है ना. अब इसमें से देखते होंगे आप लोग फ्लेम में से कुछ कुछ गैस निकल के आ रही है ना. दैट विल बी द केमिकल चेंज. ठीक है. कि कोई अदर सब्सटेंस हमको मिल रहा है. ठीक. तो वो आपका केमिकल चेंज हो जाता है. ठीक है. सो अभी हम उसको स्टार्ट करें. पहले आप जान लीजिए कि एक होता है फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज. केमिकल चेंज का मतलब होता है कि हमने कुछ ऐसा चीज़ किया कि हमें एक ये सब्सटेंस है, एक ये सब्सटेंस है, इनको ऐड करने पे या इनको मिलाने पे हमें कोई तीसरा अलग डिफरेंट सब्सटेंस मिल रहा है. ठीक है. अगर हम बात कर लें हाइड्रोजन की ले लें और ऑक्सीजन को ले लें. ठीक है. तो अगर हम इनको आपस में अभी इसको बैलेंस नहीं किया है मैंने, तो अभी अगर हम इनको कंबाइन करें तो हमें H2O मिलता है. ठीक है. H2O मिलता है. ठीक है. तो वो आपका हो जाएगा कि हमें डिफरेंट ये गैस थी टोटल हमें कोई डिफरेंट चीज़ मिली. मतलब
H2O मिला, मतलब वाटर सब्सटेंस। कहाँ, ये दोनों गैस हैं लेकिन इनको कंबाइन करने पे हमें क्या मिला, एक अनदर सब्सटेंस मिला, दैट इज़ वाटर। ठीक है, लेकिन अगर हम क्या करते हैं, फिजिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज में क्या है कि आपने वाटर लिया, ठीक, वाटर लिया, वाटर को आप एक आप चाहें तो उसका आइस क्यूब भी बना सकते हैं, आइस क्यूब, ठीक है, आपने रेफ्रिजरेटर में रखा, उसका आइस क्यूब बन गया। अब उस आइस क्यूब को आप बाहर निकालिए, वो वाटर फॉर्म में आ गया, ठीक है, वो वाटर फॉर्म में आ जाएगा, थोड़ी देर आप उसको रूम टेम्परेचर पे रखे रहेंगे। फिर इसके बाद यही जो आइस क्यूब है, अगर, और ये जो वाटर बना हुआ है, ठीक है, ये जो वाटर में चेंज हुआ है, इसी को अगर हम बर्न करेंगे, ठीक है, मतलब हीट प्रोवाइड करेंगे, तो ये गैस में चेंज हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब है इसकी कंपोजिशन तो नहीं चेंज हो रही है, ठीक है, इसके स्टेट्स चेंज हो रहे हैं। क्या चेंज हो रहे हैं, स्टेट्स चेंज हो रहे हैं। तो फिजिकल चेंज क्या होता है कि रिवर्सिबल होते हैं, ठीक है, फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होते हैं, टेम्प्ररी भी होते हैं, मतलब टेम्परेरी होते हैं, परमानेंट नहीं होते हैं। थोड़ी मतलब थोड़ी देर में वो स्टेट चेंज कर लेते हैं, ठीक है, और इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म हो रहा होता। अब जैसे अगर हम देखें, उसी वाटर का आइस क्यूब भी बन रहा है, आइस क्यूब भी बन रहा है, उसी वाटर का वो वाटरी फॉर्म में भी, लिक्विड फॉर्म में भी आ जा रहा है, और उसी का वही गैस है, मतलब वाटर फॉर्म में ही है, उसमें कुछ अदर चीज़ें तो नहीं मिली है ना। ठीक है, केमिकल में क्या होता है ना कि पूरी तरीके से वो इरिवर्सिबल रहता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर कैंडल को आपने जला दिया, ठीक है, कैंडल को आपने जला दिया, ये जो स्मोक बन करके ये चला जा रहा है, CO2, मतलब CO2 गैस इसमें से रिलीज़ हो रही है, तो क्या अब ये दोबारा से रिवर्सिबल हो पाएगा? नहीं, तो ये इरिवर्सिबल होता है, और ये परमानेंट होता है। परमानेंट इन द सेंस कि एक बार कोई चीज़ बन गई, ठीक है, तो वो बन गई। ओके, फिर इसमें एक न्यू सब्सटेंस हमें मिलता है, ठीक है, एक न्यू सब्सटेंस। अभी हमने वाटर का एग्जांपल दिया था, ठीक है, H2+O, आपका H2O, ये आपका क्या हो गया, एक नया सब्सटेंस बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपके केमिकल चेंजेस, ये केमिकल आपका चेंज कहलाएगा। ठीक है, सो कमिंग टू आवर चैप्टर, फ्यूल क्या है। ओके, और फ्यूल बेसिकली क्या है, ठीक, तो फ्यूल इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इट इज़ ऑब्टेन्ड, एंड टू ऑब्टेन दैट हीट एनर्जी वी हैव टू बर्न फ्यूल। ऑब्वियस सी बात है, हमें फ्यूल को बर्न करना पड़ेगा। ठीक है, और बर्निंग क्या है, एक रैपिड ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है। क्या है? रैपिड ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है। तो बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हैं हमारे आसपास जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से बने रहते हैं, और जब इनको बर्न किया जाता है, जब किसी भी सब्सटेंस को अगर बर्न किया जाएगा तो उसमें से हीट और लाइट प्रोड्यूस होगी, क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन, मतलब बहुत सारे ऐसे आसपास में हमारी चीज़ें हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन से वो सारे सब्सटेंस बने हुए हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग हाइड्रोजन को यहाँ बात करेंगे, अभी हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू की बात करेंगे, तो हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई होती है। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे चल के देखेंगे कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है। तो अगर बहुत सारी चीज़ें इनसे बनी हुई हैं, तो जब किसी भी सब्सटेंस को हम बर्न करेंगे तो उसमें से हीट और लाइट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो जितने भी कंबस्टिबल सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, तो वो आप जो जल रहे हैं, ठीक है, वो तो हम कह रहे हैं कि उनमें से हीट और लाइट प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी कंबस्टिबल सब्सटेंस हैं जिनको हम फ्यूल नहीं कह सकते, जिनको हम फ्यूल नहीं कह सकते हैं। देखें कैसे, अगर हम एक बल्ब की बात करते हैं, ठीक है, जो आपके घर में बल्ब लगा होता है उसकी बात करते हैं, ठीक है, क्या ये कंबशन का पार्ट है? ठीक है, क्या ये कंबस्टिबल सब्सटेंस है? क्योंकि अभी हम लोगों ने कंबस्टिबल के कंबशन की अभी डेफिनेशन क्या पढ़ी कि एक अ केमिकल चेंज टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन विच बोथ क्या हीट एंड लाइट इज प्रोड्यूस्ड एट सेम टाइम एंड कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस इज ऑल्सो चेंज। लेकिन जब हम बल्ब को बर्न करते हैं, कंबशन तो हो रहा है, जब इसको आप छुएंगे तो थोड़ी देर के बाद ये बल्ब आपको गर्म भी लगेगा और इसमें से लाइट भी प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन इसमें से कोई केमिकल कंपोजिशन का चेंज नहीं हो रहा है, कोई कंपोजिशन का चेंज नहीं हो रहा है, तो ये आपका कंबशन का पार्ट नहीं होगा। कंबशन में मतलब ऐसा होना चाहिए कि वो इरिवर्सिबल भी हो
मतलब कि जो भी सब्सटेंस हो रहा हो वो इरिवर्सिबल हो, दोबारा चेंज नहीं हो सके, परमानेंट हो, और एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा हो, ठीक है, एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा हो, हीट और लाइट तो प्रोड्यूस करे वो अलग ही चीज़ है कि हाँ हीट और लाइट प्रोड्यूस होना चाहिए, बट उसके साथ साथ एक और नई चीज़ जुड़ी है कि उसके केमिकल कंपोजिशन में भी कुछ चेंज आएगा, ठीक है, एक नया सब्सटेंस हमें मिलेगा। तो अगर बल्ब जल रहा है तो वो आप कह तो सकते हैं कि हाँ कंबशन वहाँ पर भी हो रहा है, बट इसमें से कोई नया चीज़ फॉर्म नहीं हो रहा है, ठीक है, नई चीज़ कोई फॉर्म नहीं हो रही, हीट और लाइट तो प्रोड्यूस हो रही है लेकिन वो नहीं हो रहा है कि कोई नया सब्सटेंस बन रहा है, ठीक है। तो ऑल सब कंबस्टिबल सब्सटेंस कैन नॉट बी कॉल्ड फ्यूल्स, ओके। तो फ्यूल्स को दो तरीके से डिवाइड मतलब क्लासीफाई किया गया है, एक है फिजिकल बेसिस के पे, फिजिकल स्टेट के बेसिस पे, और दूसरा है उनके अकरेंस के बेसिस पे, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल्स को देख लेते हैं पहले कि अगर हम फिज़िकल स्टेट की बात करें, ठीक है, फिज़िकल स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो जनरली उसमें सॉलिड, लिक्विड और गैशियस फिज़िकल स्टेट में अगर हम देखें तो ये आते हैं, ये तीनों, ठीक है, इनको फ्यूल्स को क्लासीफाई किया जा सकता है। सॉलिड में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, जैसे वुड आ गया, एनिमल डंग केक्स आ गया, एग्रीकल्चर वेस्ट आ गया, ठीक है, ये सारे आपके मतलब फ्यूल है, ये भी है फ्यूल, ये भी हैं, ठीक है, लेकिन ये किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में। जैसे वुड हो गया, एनिमल काउडंग हो गए, और कुछ एग्रीकल्चर वेस्ट हो गए, उनको भी अगर हम बर्न करेंगे तो हमें हीट और लाइट मिलेगा, लेकिन वो किस फॉर्म में है फ्यूल्स, वो सॉलिड फॉर्म में है, ठीक, जो कि ज़्यादा तक लोग 80% डोमेस्टिक वर्क्स में यूज़ करते हैं, ठीक है, रूरल एरियाज़ में बेसिकली, जैसे लकड़ी जलाते हैं खाना बनाने के लिए, ठीक है, या काऊ डंग का इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए, या कुछ एग्रीकल्चर वेस्ट है, पत्तियां हैं, सूखी पत्तियां हैं, उनको यूज़ कर लिया, ठीक है, तो इसका यूज़ करते हैं लोग। लिक्विड और गैशियस फ्यूल्स भी होते हैं जो कि ज़्यादा तक यूज़ किए जाते हैं, लिक्विड और गैशियस फ्यूल ज़्यादा तक यूज़ किए जाते हैं, जनरली डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल पर्पस में तो बहुत ज़्यादा इनका यूज़ होता है। जैसे अगर लिक्विड फ्यूल की बात करें तो पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल, ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा इनको हमें संभाल करके यूज़ करना पड़ता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंबस्टिबल होती हैं, बहुत तेज़ी से इसमें आग लग सकती है ना, तो इनको बहुत केयरफुली हमें इस्तेमाल करना होता है। और कंप्लीट कंबशन इसमें होता है, कंप्लीट कंबशन अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इनकम्प्लीट और कंप्लीट कंबशन क्या है। इसमें मतलब पूरी तरीके से अगर कैरोसिन से कोई चीज़ जलेगी तो वो पूरी तरीके से जल जाती है, ठीक है। अगर इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो वो क्या होता है, एक तो फ्यूल का भी वेस्टेज होता है, ठीक है, जो फ्यूल से जलाया जा रहा है ठीक है, फ्यूल का भी वेस्टेज होता है, और हमारे एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा फैलता है, ठीक है, तो वो होता है आपका इनकम्प्लीट कंबशन। अभी हम लोग इनकम्प्लीट कंबशन के बारे में इस चैप्टर में आगे देखेंगे कि इनकम्प्लीट कंबशन क्या होता है, ठीक है। तो ये है आपके, और गैशियस में एक चीज़ और है, ये गैशियस में जैसे CNG, LPG, ये सारी आपकी गैसेस आ जाती हैं, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं कि व्हाट इज़ फॉसिल फ्यूल। आई होप यू ऑल हैव हर्ड अबाउट दिस वर्ड, ठीक है, इन योर प्रीवियस क्लासेस, ठीक है, मे बी आप लोगों ने कहीं सुना होगा कि फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। तो फॉसिल फ्यूल क्या है, तो देखिए ऐसे फ्यूल्स जो कि अब जैसे कि मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे पेड़ होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो कि ज़मीन में गाड़ दिए जाते हैं, ठीक है, ज़मीन में वो धंस जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं, और कभी कभार ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि उनको हमेशा बरीड ही करना पड़ता है सॉइल के अंदर में, कभी कभार वो धीरे धीरे करके अगर काफ़ी टाइम तक वो किसी सॉइल पे पड़े हुए हैं तो धीरे धीरे वो करके बरीड हो जाते हैं पूरा का पूरा, ठीक है, वो सॉइल के अंदर चलते चले मतलब वो पूरे अंदर मतलब चले जाते हैं, ठीक है। तो जब यही प्लांट्स और एनिमल्स, ये मरे हुए प्लांट्स और एनिमल्स की बात हो रही है, ठीक है, जब मरे हुए प्लांट्स और एनिमल्स धीरे धीरे करके सॉइल के नीचे, फिर अंदर, फिर अंदर में, फिर अंदर में, ऐसे क्या होता है कि जाते क्योंकि ऊपर में लेयर चढ़ती चली जाती है सॉइल की ना, कुछ और लेयर, ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या होता है कि जब
ये अर्थ के नीचे पहले वो यहाँ पर थे, फिर यहाँ पर गए, फिर यहाँ पर गए, फिर यहाँ पर एकदम एंड तक आ गए, मतलब कि मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं इस ये प्रोसेस होने में। तो जब ये रिमेनिंग प्लांट्स और एनिमल्स अर्थ के अंदर धीरे 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 बरीड होते चले जाते हैं, और ये जो प्रोसेस है ये कितना समय लेता है, कम से कम मिलियंस ऑफ ईयर्स इसको टाइम लगता है। तो इनसे हमें क्या मिलता है, एक फ्यूल प्रोड्यूस होता है, ठीक है, इनसे हमें फ्यूल मिलता है। उसी फ्यूल को हम बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। तो फॉसिल फ्यूल क्या है, अ फ्यूल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बरीड अंडर द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, एंड दिस इज कॉल्ड एज फॉसिल फ्यूल्स। तो फॉसिल फ्यूल्स तो क्योंकि अब ये जब फ्यूल है तो इसमें को भी अगर हम बर्न करेंगे तो इसमें से लार्ज अमाउंट में एनर्जी निकलती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी निकलती है इनको बर्न करने पे। जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ये सारी चीज़ें फॉसिल फ्यूल्स हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं। ओके, तो अब देखते हैं कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है। तो कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है कि जब 1 किलोग्राम फ्यूल को 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल को पूरी तरीके से बर्न किया जाए ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो वो होता है किसी भी फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू। मतलब जब 1 किलोग्राम फ्यूल को जलाने पे जो एनर्जी मिलती है, ठीक है, जो भी एनर्जी मिलती है, तो उसे हम कहेंगे उस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। और वो भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में पूरी तरीके से बर्न, कंप्लीटली बर्न होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आधा जल गया, यहाँ आधा जल गया और आधा रह गया, ऐसा नहीं, पूरा कंप्लीट कंबशन होना चाहिए, पूरा कंप्लीट कंबशन। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। व्हेन 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल इज कम्प्लीटली बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ प्योर ऑक्सीजन, उसको हम बोलेंगे कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ दैट फ्यूल, ठीक है। ओके, समझ में आया कि जब भी हम 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल को पूरी तरीके से ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो वो उस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू होती है। तो जनरली हम इसको किस में एक्सप्रेस करते हैं, किलो जूल पर ग्राम में, ठीक है, किलो जूल पर ग्राम में हम इसे एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर काफ़ी सारी ये जो एक चार्ट दिया है इसमें कुछ सॉलिड, लिक्विड, गैशियस फ्यूल्स दिए गए हैं और सबकी कैलोरीफिक वैल्यू दी गई है। जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई होगी, जिसकी कैलोरीफिक हाई होगी तो उसमें से काफ़ी ज़्यादा तेज़ एनर्जी हमें मिलेगी, वो काफ़ी जल्दी बर्न करेगा ना, काफ़ी तेज़ी से बर्न करेगा। जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम होगी तो इसका मतलब है वो काफ़ी स्लो बर्न करेगा। मतलब कि अगर उसको अगर हम 1 किलोग्राम उस फ्यूल को जलाएंगे पूरी तरीके से ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो उस हिसाब से ना उसकी कैलोरीफिक वैल्यू काउंट की जाती है, ठीक है, कि कितनी एनर्जी उसमें से निकल रही है 1 किलोग्राम फ्यूल को जलाने पे, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पर बायोगैस का दिया है, ये गैशियस फॉर्म में रहता है, तो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू 35 से 40 किलोग्राम के किलो जूल पर ग्राम के आसपास रहती है, ठीक है। इसी तरीके से चारकोल दिया है, उसी तरीके से कोल का दिया है, कोक का दिया है, काउडंग केक्स का दिया है, सीएनजी का दिया है, और डीजल का दिया है, हाइड्रोजन का दिया है, केरोसिन का दिया है, एलपीजी, मीथेन, पेट्रोल, वुड। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर आप पूरी टेबल को देखें तो सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू हाइड्रोजन की है। ध्यान से देखें, सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसकी है, यहाँ हाइड्रोजन की है, जो कि अभी हम लोगों ने यहाँ बात की थी कि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे आसपास जो किससे बनी होती हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से। इसका मतलब है कि हम इसको बर्न करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हमें एनर्जी मिलेगी, ठीक है। और सबसे कम किसका है, इसका वुड का है, ठीक है, जो कि सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। तो अब देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं स्मोकलेस चूल्हा की और ट्रेडिशनल चूल्हा की, जो पहले के टाइम पे यूज़ किए जाते थे, ठीक है। तो देख लेते हैं, जैसे एक तरफ यहाँ पर ट्रेडिशनल चूल्हा बना हुआ है, ठीक है, ये डायग्राम से शो, आई होप यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, ठीक है। ये स्मोकलेस चूल्हा दिया हुआ है, ठीक है। अब तो ज़्यादातर एलपीजी गैस यूज़ होने लगी। अगर हम रिसेंट
अभी हम आज की बात करें, ठीक है, करंट सिचुएशन की, तो लोग एलपीजी यूज़ करते हैं। अब ये धीरे धीरे अब ये सारी चीज़ें बंद हो रही हैं, ठीक है, धीरे धीरे सब बैनिश हो रहा है, लेकिन अभी भी कई जगहों पर इनका यूज़ किया जाता है। बट ज़्यादातर घरों में अब इलेक्ट्रिकल ऐसे भी हैं, इक्विपमेंट्स हैं जिस पे खाना बन सकता है, ठीक है, आपके पास एलपीजी है, ठीक है, और उनसे लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि पहले के टाइम पे उससे बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट भी मिल रहे थे, और अब इनका हार्मफुल इफ़ेक्ट उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है हमारी हेल्थ पे। ओके, तो जैसे स्मोकलेस चूल्हा की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की, कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात कर लें, तो कंबशन इसमें पूरी तरीके से हो जाता है, ठीक है, पूरा कंबशन इसमें होगा। ओके, अब ट्रेडिशनल चूल्हा में क्या होता है कि इनकम्प्लीट कंबशन होता है, और कम और केवल 3 से 10% फ्यूल का ही यूटिलाइजेशन हो पाता है, पूरी तरीके से कंबशन नहीं हो पाता है, ठीक। दूसरी चीज़ कि स्मोकलेस चूल्हा में एक बड़ी सी चिमनी लगी होती है, ये जो आप देख रहे हैं दिस इज़ चिमनी, ये चिमनी लगी होती है। इसमें कोई चिमनी नहीं होती है, इसमें से यहीं से धुआं यहाँ से इसके बगल से निकलेगा, ठीक है, तो और इधर से निकलेगा धुआं, लेकिन मतलब इसमें कहीं भी चिमनी नहीं होती है, ठीक। इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा बेटर होगी, मतलब इसकी क्वालिटी ज़्यादा होगी, इसमें जो खाना है वो काफ़ी तेज़ी से पके, क्योंकि पूरी तरीके से कंबशन हो रहा है ना, तो काफ़ी तेज़ी से खाना बनेगा, ठीक है। इसकी एफिशिएंसी मतलब इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होगी इन कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल चूल्हा, तो इसकी इसमें क्या होगी, इसमें लेस एफिशिएंसी होगी। ओके, अब चौथा पॉइंट क्या है कि अगर हम कंबशन की बात करें, जैसे सूट और स्मोक, जैसे ये काला काला निकलता है ना सूट, अगर आप देखते हो कभी चूल्हे को जलाया होगा अपने, या अगल बगल या कहीं पर भी गांव में आसपास कहीं भी देखा होगा, तो उसमें से स्मोक भी निकलती है, मतलब धुआं भी निकलेगा, और काला काला सूट भी निकलता है, ठीक है, ब्लैक ब्लैक कलर का होता है, ठीक है, सूट भी निकलता है। तो स्मोकलेस चूल्हा में वो नहीं निकलता, ठीक है, मतलब वो निकलेगा, लेकिन पर्सन के कांटेक्ट में नहीं आएगा, ठीक है, वो इस चिमनी के थ्रू वो, ठीक है, जैसे हमने यहाँ बंद किया, फिर धीरे धीरे इस चिमनी के थ्रू वो सूट और तो यहाँ पर ही रह जाएगा, और धीरे धीरे वो सूट और आपका जो स्मोक रहेगा वो यहीं से निकल के चला जाएगा, उस पर्सन के कांटेक्ट में ज़्यादा नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो ऊपर की तरफ है और वहाँ पर उसको जगह मिल रही है, तो पूरा ऊपर से निकल के चला जाएगा, ठीक। लेकिन इसमें क्या होगा कि ये स्मोक अगल बगल से भी निकल रही है, यहाँ से भी आ रही है, तो वो कांटेक्ट मतलब पर्सन के कांटेक्ट में आता है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन भी कॉज होता है, और क्योंकि इसमें इनकम्प्लीट कंबशन हुआ है और इसमें कंप्लीट कंबशन हुआ है, तो सूट भी कम रहेगा, इसमें स्मोक भी अगर हम देखें तो कम ही रहेगा थोड़ा सा, ठीक है, इन कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल चूल्हा। लेकिन जब ये सूट और स्मोक जब निकलेगा, ठीक है, तो ये चिमनी के थ्रू बाहर निकलेगा, ठीक है, और पर्सन के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा। लेकिन ट्रेडिशनल चूल्हा में ये पर्सन के कांटेक्ट में आता है, जिससे कुछ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती हैं, रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो सकती हैं, ठीक है, जैसे अस्थमा या ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है पर्सन को, और इससे पॉल्यूशन भी ज़्यादा कॉज होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इग्निशन टेम्परेचर की, कि इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो इग्निशन टेम्परेचर इज़ द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैचेस फायर। अगर इग्निशन टेम्परेचर की बात की जाए, इसका मतलब क्या है, इट इज़ द लोवेस्ट टेम्परेचर at which substance catches fire, ठीक है। तो इग्निशन टेम्परेचर क्या हुआ, ऐसा लोवेस्ट टेम्परेचर जिस पे मतलब ऐसा लोवेस्ट टेम्परेचर जिसमें कोई सब्सटेंस बहुत ईजिली मतलब उसमें आग लग जाए। जैसे अगर हम केरोसिन की बात करें, जैसे ही मान लीजिए ये केरोसिन ऑयल गिरा पड़ा है फर्श पे, हल्का सा इस पर मैच स्टिक आ गया, कोई भी मतलब आपने कुछ भी ऐसा कंबस्टिबल चीज़ डाल दी, ठीक है,
तुरंत इसमें आग लग जाएगा, विदिन अ सेकेंड आप देखेंगे तुरंत ये जल जाएगा। लेकिन अगर हम वही वुड की बात करें, एक लकड़ी है और उसको हम जला रहे हैं तो वो थोड़ा सा टाइम लेगा जलने में, तो इग्निशन टेम्परेचर इसका लो होगा। ठीक है, इसका मतलब है ये काफ़ी जल्दी फायर को कैच कर सकता है इन कंपैरिजन टू दिस वुड। ठीक है, समझ में आया? तो मिनिमम टेम्परेचर एट विच फ्यूल कैचेस, कोई भी फ्यूल चाहे वो लिक्विड हो, चाहे गैस हो, चाहे सॉलिड हो, जो कि आसानी से फायर को कैच कर सके। ठीक है, इट विल बी इट्स इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, कुछ ऐसा नहीं है कि केवल लिक्विड में ही ऐसा होता है, कुछ सॉलिड भी होते हैं जिनका इग्निशन टेम्परेचर लो होता है। जैसे अगर हम बात करें कैम्फर की, कैम्फर को अगर आप ले लें, कपूर को, उसमें भी काफ़ी तेज मतलब जल्दी इन कंपैरिजन टू, अगर हम वुड की बात करें या काऊ डंग केक को आप जला रहे हैं तो उसके कंपैरिजन में ये काफ़ी जल्दी जल जाएगा कैम्फर आपका। ठीक है, तो लोवेस्ट जिसका इग्निशन टेम्परेचर लो रहेगा वो उतनी ही तेज़ी से आग पकड़ेगा। ठीक है, ओके। तो अब बात करते हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए गुड फ्यूल की। गुड फ्यूल की क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए? ठीक है, तो पहली बात तो फ्यूल बहुत ज़्यादा, मतलब गुड फ्यूल का मतलब क्या कि वो चीप होने चाहिए और इजीली अवेलेबल होने चाहिए, बहुत आसानी से मिल जाए और बहुत ज़्यादा महंगे भी ना हो कि कोई मतलब एक आम इंसान ना ले सके। ठीक, फ्यूल शुड बी easily stored and transported and should be safe in handling and, मतलब कि फ्यूल ऐसा होना चाहिए जो कि बहुत इजीली स्टोर किया जा सके या ट्रांसपोर्ट किया जा सके, या जहाँ तक उसे पहुँचाना है हैंड टू हैंड अगर उसको देना है तो वो सेफ़ हो। जैसे अगर हम एलपीजी की बात करें तो एलपीजी को ईज़िली स्टोर भी किया जा सकता है, चीप भी है, ईज़िली अवेलेबल भी है, और हम उसे आसानी से ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, और सेफ भी है अगर बहुत ज़्यादा उसमें आग का काम नहीं किया जाए, क्योंकि वो इन्फ्लेमेबल है तो ऑब्वियस सी बात है आग को दूर रखना है। लेकिन हाँ, ये कि ईजिली स्टोर किया जा सकता है और ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, लेकिन हैंड टू हैंड अगर हम जब तक जहाँ तक उसे पहुँचाना है हम सेफली उसे पहुँचा सकते हैं। ठीक है, फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू हाई होनी चाहिए। ठीक है, फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू हाई होनी चाहिए। कैलोरीफिक वैल्यू अभी मैंने बताया कि क्या होता है कि जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई रहेगी, इसका मतलब है कि उसको 1 किलोग्राम फ्यूल को उसको जलाने पे हमें जितनी ज़्यादा एनर्जी मिल रही है वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई होनी चाहिए ताकि हमें ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी मिल सके। ठीक है, उस फ्यूल से। ओके, इसके बाद उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में रेसिड्यू या एशेज़ नहीं होने चाहिए। रेसिड्यू या एशेज़ का मतलब है जो राख निकलती है, ठीक है, उनको बर्न करने पे जो राख निकलती है या जो रेसिड्यू बचता है वो ज़्यादा नहीं बचना चाहिए, पूरी तरीके से जल जाना चाहिए। अगर ये एशेज़ बच रहे हैं इसका मतलब ज़्यादा अच्छे से कंप्लीट कंबशन नहीं हो पाया है, या बहुत ज़्यादा नहीं बचना चाहिए, बहुत ही कम बचने चाहिए। ठीक है, जब भी फ्यूल को हम बर्न करें तो उसमें मतलब पॉल्यूशन कॉजिंग नहीं हो, मतलब ऐसा फ्यूल जो कि पॉल्यूशन कॉजिंग नहीं हो। लेकिन अगर हम बात करें फ्यूल की तो बहुत सारे ऐसे फ्यूल हैं, बहुत अधिकतर मेजॉरिटी में ऐसे फ्यूल हैं जो कि पॉल्यूशन कॉज करते हैं। लेकिन अच्छा फ्यूल वही है जो कम से कम पॉल्यूशन को कॉज करे, कम से कम करे। ठीक है, फ्यूल का इग्निशन टेम्परेचर लो होना चाहिए, मतलब कि काफ़ी तेज़ी से आग पकड़ ले, और मतलब आप कह सकते हैं ना कि बट आराम से वो लो इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए उस फ्यूल का, बट वेल अबव द रूम टेम्परेचर। ये चीज़ ध्यान रखना है। ओके, फिर इसके बाद जो फ्यूल होना चाहिए शुड बी बर्न्ड एट अ लो रेट विथ कंट्रोल्ड कंबशन। ठीक है, उसको हमेशा जो अच्छा फ्यूल होना चाहिए शुड बी बर्न एट लो रेट, स्लो रेट, बट उसका विथ कंट्रोल्ड कंबशन के साथ उसको बर्न किया जाए। ठीक, तो वो आपका अच्छा फ्यूल होगा। मतलब बहुत तेज़ी से आग नहीं पकड़ ले, मतलब जैसे
बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची फ्लेम्स निकलने लगती हैं, ऐसा ना हो कि कंट्रोल के बाहर चला जाए और पूरे थोड़ी सी आग पूरे पूरे जगह पे फैल जाए और ख़राब कर दे। कंट्रोल्ड फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। कंट्रोल्ड फॉर्म में उसकी जो कंबशन होना चाहिए, कंट्रोल फॉर्म में। ऐसा नहीं कि पूरा एकदम ऊंची ऊंची लपटें उठ रही हैं, फ्लेम्स निकल रही हैं और पूरे बर्न हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, तो अमंग ऑल द फ्यूल, गैशियस फ्यूल्स आर द बेस्ट लाइक सीएनजी। इन सब में अगर हम देखें सबसे अच्छा सीएनजी बहुत ज़्यादा कंसिडरेबल भी है और बहुत ज़्यादा यूज़ भी किया जाता है, ठीक है। सो देयर इज़ प्रोबेबली नो फ्यूल दैट कुड बी कंसिडर्ड एज एन आइडियल फ्यूल। तो अगर हम देखें तो मोस्ट प्रोबेबली कोई भी ऐसा फ्यूल नहीं है जो कि पूरी तरीके से इन सारे क्वालिटीज़ पे खरा उतर पाए, ठीक है। अभी मैंने कहा कि जहाँ पॉल्यूशन की बात आ जाती है कम होगा, लेकिन ऐसा हो कि पॉल्यूशन ही नहीं होगा तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो है अभी तक। ऐसी तो अभी कोई चीज़ आई नहीं है, बट ऐसा हो कि हाँ, ऐसा होना चाहिए कि कम से कम करे, ठीक है, और कंट्रोल्ड फॉर्म में भी हो, बर्न हो, और लो इग्निशन टेम्परेचर भी रहे, हाई कैलोरीफिक वैल्यू भी रहे, इजीली ट्रांसपोर्टेबल भी हो, चीप भी हो, इजीली अवेलेबल भी हो। तो ये सारी चीज़ें एक आइडियल फ्यूल की प्रॉपर्टीज़ हैं, और जो कि ऐसे कोई भी फ्यूल में अभी तक ये सारी प्रॉपर्टीज़ इकट्ठे नहीं पाई गई हैं, ठीक है। सो इन दिस वीडियो we will learn till here, and in the next video we will talk about fossil fuels. Okay, so if you like my video, please don't forget to like, subscribe and share. See you in the next video. Thank you for watching.